आपको डेफिनेशन बता रहा था कि उसके अंदर जो है जो रिपीटिंग यूनिट है कि इसको यूनिट सेल का डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो देखो। यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक डेफिनेशन बता चुका था, लेकिन अभी मैं दूसरा डेफिनेशन बता रहा हूँ जो कि यूनिट सेल का डेफिनेशन है। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट in the space lattice which when repeated, मतलब उसको रिपीट करना है। रिपीट करके अगर हम उस क्रिस्टल का पूरा होल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पा जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट in the space lattice which when repeated over again and again to get the whole crystal, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो देखो आपने समझा यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल जो है वो है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, जिसको अगर मैंने ट्रांजिशनली रिपीट किया, ऐसे नहीं कि जहाँ पे वहाँ पे रिपीट कर लिया, ट्रांजिशनली उसके ऊपर एक ऐसे रिपीट किया, तो जो मिलता है हम उसको बोलते हैं यूनिट सेल। चलो यूनिट सेल आपको समझ में आ गया, स्पेस लैटिस समझ में आ गया, लैटिस पॉइंट समझ में आ गया। अगर लैटिस पॉइंट पे डाउट है तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जिसके अंदर आप समझ पाओगे कि लैटिस पॉइंट कौन सा, वो चीज कौन सा है और यूनिट सेल कैसा है 3 डायमेंशन के अंदर। 2 डायमेंशन पे तो यहाँ पे समझा नहीं जा सकता, 3 डायमेंशन में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा यूनिट सेल कैसा दिखता है और नहीं लैटिस पॉइंट कैसा दिखता है और यूनिट सेल कैसा दिखता है। अच्छा, पहले आप जानते होंगे कि 3 डायमेंशन के अंदर हमारा 3 एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसके अंदर जो है और हमें 3 वेक्टर्स लेना पड़ेगा ए बी सी करके, और जो 3 एंगल मिलेंगे उनको हम समझाएंगे अल्फा बीटा और गामा से। ये बस देखो, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये यहाँ पे आया जेड एक्सिस। ओके, अब देखो मैं स्ट्रक्चर एक बना रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर से आपको सब कुछ मतलब पता चल जाएगा, जाना चाहिए बस। सॉरी, इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। फिर ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ पे नहीं आ रहा। कि सॉरी, ये यहाँ पे आएगा शायद, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो रहने देते हैं। यहाँ से हम खींचते हैं, ओके आया यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक आएगा। उसके बाद में अरे भाई पूरा पिक्चर एकदम बेकार हो गया। आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ओके। अभी मैं यहाँ पे एक और बनाने वाला हूँ। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एक है, ये जो
ये वाला जो पार्ट है ये एक लाटिस है हमारा, मतलब यूनिट सेल हो गया, ये एक यूनिट सेल। ऐसे मतलब सारे तरह से यूनिट सेल होंगे। इनके अंदर मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो पॉइंट्स, उनको हम बोलेंगे लाटिस पॉइंट। ये जो पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ ये 3 डायमेंशन के अंदर है। मान लो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, और ये जो साइड वाला हो गया सी, और ये जो एंगल ये होता है ना हमारा एक्सिस होगा, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, इसको ले जाते हैं गामा। कुछ भी आप कहाँ से भी ले सकते हो। ये सब पॉइंट्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लाटिस पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे शायद कुछ छोड़ गया है, हाँ ये वाला। ये जो पॉइंट्स आप दिख रहे हैं लाटिस पॉइंट, और ये जो मैंने डबल मार्क किया है ये हो गए यूनिट सेल। आपको समझ पे आ गया होगा। अब चलो देखते हैं जो 3 डायमेंशन के अंदर, जैसे कि मैंने 2 डायमेंशन में बताया, 1D में बताया। अब देखो 3D पे क्या है ना, 3D पे 7 टाइप के जो हैं लाटिस सिस्टम आते हैं, उनको बोला जाता है लाटिस सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम या फिर लाटिस सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम बोला जाता है। उनके अंदर 7 टाइप के आते हैं। 7 टाइप के आने से जो हो हैं उनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। मैं वैसे याद करता था, जो कि है 7 टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम है उनका बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगाएं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। CTOM 7 हो गए, 3 6 7। सीटॉम थर वो मूवी है, टॉम जेरी, टॉम वाला, टॉम जेरी वाला टॉम है। और TH यहाँ पे ए अगर उठा ले तो थर वाला मूवी वो छोड़ो, सीटॉम थर। ऐसे आपको ऐसे सीक्वेंस में अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा। नहीं याद रहा तो आप कुछ भी तरीके से अपने तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं 7 ट्रिक्स कैसे सिंपल से बताऊँगा, बस लिखना है। एक बार 2 बार लिख ले तो आपको याद रह जाएगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल। ये सब हो गए। अभी हमें स्पेसिफाई करना है इनके अंदर क्या कैरेक्टर्स है, जो कि हमने ऐसे डिवाइड किया, इनको 7 टाइप पे डिवाइड किया। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशन के अंदर 3 वेक्टर्स आते हैं ABC, और 3 एंगल्स आते हैं अल्फा बीटा गामा। क्यूब के अंदर हमारा आता है A = V = C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, A = B ≠ C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ओके, ऑर्थोरम्बिक के क्या करना है, A ≠ B ≠ C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ओके, मोनोक्लिनिक पे आपको क्या करना है, A ≠ B ≠ C। यहाँ पे देखो कुछ बदलेगा, अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट 90 डिग्री। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सब सीक्वेंस पे आ रहा है। ट्राइक्लिनिक क्या हो, सबको बदल देना है। अल्फा नॉट बीटा ना, A ≠ B ≠ C, अल्फा नॉट बीटा नॉट गामा नॉट 90 डिग्री। अब देखो हेक्सागोनल का आपको कैसे, हेक्सागोनल जो है टेट्रागोनल के साथ में आएगा, A = B ≠ C। यहाँ पे देखो हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा, उससे आपको याद रह जाएगा। हेक्सागोनल जो है वो कुछ ऐसा आपका दिखता है। ओके, ये वाला यहाँ पे, वो समझ आ रहा है, ऐसा है हेक्सागोनल। तो यहाँ पे क्या है, एंगल जो है
अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके ना, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आता है, 120 डिग्री आता है, और वो जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री आते हैं। अभी देखो जो लास्ट वाला है रोम्बोहेड्रल, यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, हो ना। इसके अंदर क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होगा। आपको बस ऐसे जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से बस याद रखना है। इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं आपके बोर्ड पे नहीं है, इसलिए आपको उनके बारे में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सब याद रखना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा है मोस्ट सिमेट्रिकल और कौन है मोस्ट अनसिमेट्रिकल। देखो मोस्ट सिमेट्रिकल आपको यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये है ना, ये ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फ़ा बीटा गामा सब सेम है, तो ये होगा ना सिमेट्रिक। सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक कौन है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितने तरह से डिवाइड करते हैं, आप देख लेना कि 7 तरह से। उसके बाद में जो आता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल टाइप क्रिस्टल सिस्टम कौन है, यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि ये है ट्राइक्लिनिक, जो कि है ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉपी कर लें बस, समझ पे आ गया होगा। क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 तरह के होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। और ये तो मैंने बढ़िया ट्रिक से बताया, आपको याद रह जाना चाहिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। केमिस्ट्री का एक ये फंडा है कि हर बार आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार अगर आपने याद रख लिए और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन डेली रिवाइज करना। देखो यार, ऑर्गेनिक आप एक दिन पे हो सकता है, एक दिन अगर समझो, पहले दिन से अगर समझ जाओगे तो हो जाएगा। फिजिकल कुछ नहीं, वो कुछ ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक को आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब वोलाटाइल, केमिस्ट्री एक वोलाटाइल सब्जेक्ट है। समझ रहे हो ना बात। ओके, क्रिस्टल सिस्टम हमारा हो गया। अब देखो क्रिस्टल सिस्टम मैंने बता दिया, तो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो है इनको जो डिवाइड किया गया है क्रिस्टल सिस्टम को कैसे, एक होता है यूनिट सेल के अंदर जो यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है, एक है यूनिट सेल के नॉन प्रिमिटिव, एक है प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव क्या है ना, ऐसा समझो, मैं आपको क्लासीफाई करके दिखाता हूँ, आप वहीं से समझ जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल हम हेडिंग ले लेंगे, यूनिट सेल डायरेक्ट लिखेंगे। यूनिट सेल को हमारे 2 तरह से डिवाइड किया गया, एक हो गया प्रिमिटिव, दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव। इसको सिंपल क्यूबिक भी बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक। ओके, यूनिट सेल को 2 तरह से डिवाइड किया गया, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। इसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, या समझ रहे हो बात। प्रिमिटिव के अंदर क्या है, जो आटम है, देखो मैंने पहले से बता रखा है, लेक्चर फास्ट में मैंने बताया था कि क्रिस्टल के अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, उनके अंदर आटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो सारा का सारा आटम ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन आएगा कितने आटम यूनिट सेल के अंदर हैं, तो इसलिए हम आटम ही रख लेते हैं और कुछ देखते नहीं हैं। आयोनिक आपके बोर्ड पे नहीं आता, उसको भी हम पढ़ाएंगे। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, मैं स्ट्रक्चर करके बता देता हूँ। ये देखो, मान लो ये एक यूनिट सेल है, इसके प्रिमिटिव के अंदर क्या है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर आटम बोलो, आटम जो है वो सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे, वो सिर्फ कॉर्नर पे ही रहेंगे। इसको बोला जाता है प्रिमिटिव, इसको बोला जाता है प्रिमिटिव। यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूसी मतलब यूनिट सेल। ओके, अब देखो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारा 2 तरीके का आता है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर पहला जो है वो है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर मतलब नॉन प्रिमिटिव के अंदर 2 तरह से आते हैं, बॉडी सेंटर और दूसरा है फेस सेंटर।
देखो इसके बाद भी एक आता है, लेकिन वो किसी भी टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर नहीं देखा गया है वो टाइप का यूनिट सेल, लेकिन फिर भी वो एक होता है जो कि है एज सेंटर। एज सेंटर ये आपको कोई भी बुक से, कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स पे मिल सकता है, आपके बोर्ड पे शायद नहीं होगा शायद, लेकिन ये दोनों डेफिनेटली आते हैं। सिंपल आपका बस ऐसा दिया है कि यूनिट सेल को 3 तरह से डिवाइड करते हैं, एक है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर, तीसरा है फेस सेंटर, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये है एज सेंटर। देखो जैसे कि आपने समझ लिया कि प्रिमिटिव क्या है, अब देखो बॉडी सेंटर क्या है। बॉडी सेंटर, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बॉडी सेंटर का, ये हो गया ओके। बॉडी सेंटर के अंदर जो है यहाँ पे क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे भी रहेंगे और एक बॉडी के सेंटर पे रहेगा, जैसे कि नाम से आपको पता चल चुका है बॉडी के सेंटर पे रहेगा। ये देखो पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पे 8 रह गए, अभी एक जो है बीच में रहेगा, इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड। ओके बॉडी सेंटर्ड हो गया। अभी देखो फेस सेंटर्ड, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फेस सेंटर्ड। ये देखो फेस सेंटर्ड, अब जो फेस सेंटर्ड में जो पार्टिकल्स है ना वो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, 8 कॉर्नर पे 8 रहेंगे, लेकिन अपोजिट फेसेस में हर अपोजिट फेस पे एक एक रहेंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो मैं कैसे ये फेस सेंटर को मैं कैसे दिखा दूँ। ये अगर मैंने एक रूल टांगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस फेस पे ये वाले फेस पे, इस वाले फेस पे ये पार्टिकल, ये इस वाले पीछे वाले पे ये वाला नहीं, पीछे वाले नहीं ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे ये, आगे वाले पे ये पार्टिकल और पीछे वाले पे ये पार्टिकल। आज आपको एक डाउट आ रहा है कि ये देखो ये एक यूनिट सेल है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल हैं, उसके अंदर जो है ये एक यूनिट सेल के अंदर मैं दिखा रहा हूँ फेस सेंटर वाला। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा कि ये जो आटम है ये क्या सब आटम होल है या फिर इसके अंदर सब आ रहा है या फिर और कुछ यूनिट सेल का पार्टिकल है, उसको बाद में देखेंगे। अब देखो फेस सेंटर्ड तो हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, अब देखो एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड क्या है, इसके अंदर ये आपका बुक में नहीं है, मैं भी फिर भी स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसके अंदर क्या है, हर 8 कोनों पे 8 आटम्स रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद में जो है कोई भी दो फेस पे आपका रहेगा 2 आटम। ये देखो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो 8 कॉर्नर्स पे 8 आटम रह गए। अभी जो है हमें कोई भी 2 फेसेस पे 2 लगाने हैं। ये हो गया हमारा एज सेंटर। ये आपका किसी भी बुक पे नहीं है, कुछ बुक्स पे है एज सेंटर, इसका कोई काम नहीं है। आपको बस समझना है कि ये नॉन प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, ये बॉडी सेंटर क्या है, फेस सेंटर, इस चारों को आपको याद रखना है। चारों के बाद में अभी बाद में एक भी कट जाएगा, जो है वो जो है आता है ना एज सेंटर, वो नहीं आएगा आपका। यूनिट सेल कॉपी कर ले, पॉज करके कॉपी कर ले। आपने यूनिट सेल देख लिया, क्रिस्टल सिस्टम देख लिया। अभी हम चलेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ आटम, मतलब एक यूनिट सेल पे कितने आटम हैं उसका कैलकुलेशन देखेंगे। देखो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 8 कर्नर पे 8 आटम रहेंगे। ऐसे नहीं है कि हर जो आटम है वो कर्नर पे रहेगा तो वो उस यूनिट सेल को प्रेफर करेगा, नहीं। वहाँ पे 8 उसके चारों तरफ भी यूनिट सेल है ना, तो बीच में कर्नर पे रहेगा तो उस कर्नर पे और
वो जो आटम है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही यूनिट सेल के अंदर है, वो और भी कुछ यूनिट सेल उसके चारों ओर होंगे, तो उसके कर्नल पे भी वो भी कंस्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आटम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जो आटम है वो कितने आटम हैं। देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बता के बताऊँगा। अगर एक पार्टिकल कर्नर पे है, जैसे कि आपने देखा हर यूनिट सेल पे कर्नर पे एक पार्टिकल रहता है, एक आटम रहता है, लेकिन वो उस यूनिट सेल के अंदर पूरा नहीं है। उसके कितने पार्ट हैं वो अब यहाँ से हम जानेंगे। मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा। ओके, ये आपका एक यूनिट सेल है। यहाँ पे मान लो उसी तरह यहाँ पे भी एक यूनिट सेल है। ओके, ये हमारे 2 यूनिट सेल हो गए। अब देखो यहाँ पे ऊपर पे भी मान लो, ऊपर पे भी ऐसा ही एक यूनिट सेल है। सॉरी, ओके, हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे एक पार्टिकल रखा, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा, तो आपको कैसा लग रहा है? आप लग रहा है ये जो आटम है ना, ये इन चारों की तरफ आ रहा है, चारों के अंदर आ रहा है, 4 यूनिट सेल के अंदर। यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट सेल। ये है एक आटम, ये एक आटम हुआ, और ये सब हो गई यूनिट सेल। अब देखो ये जो आटम है ये चारों यूनिट सेल के अंदर आता है। मान लो ये कॉर्नर पे है, और इसके आगे ये जो प्लेन है ना, ये जो बोर्ड का जो प्लेन है, इसके आगे इससे और 4 हैं। मतलब बीच पे रह गया 8 सर्कल के, 8 यूनिट सेल के बीच पे ये रहेगा ना, नहीं। मतलब सोचो कि ये जो है ये एक प्लेन है, ये एक बोर्ड है, इसके अंदर मैंने 4 यूनिट सेल रखे हैं। अब आप मान लो कि ये जो बोर्ड का आगे जो पोर्शन है, इसके अंदर और 4 ऐसे 4 और यूनिट सेल हैं। तो आपको क्या लग रहा, इसको मैंने हटा लिया तो यहाँ पे कितने पार्ट रहेगा? हाफ पार्ट रहेगा डेफिनेटली। एक अगर आटम को एक सर्कल मानोगे तो ये एक सर्कल है, चारों मतलब 8 यूनिट सेल के अंदर एक सर्कल है पूरा बीचों बीच। मैंने ऊपर के 4 हटा लिए, तो इसके अंदर कितने रहेंगे? हाफ रहेंगे कि नहीं? ये जो पार्ट है वो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल रहा। अगर यहाँ से देखो ये 4 यूनिट सेल है, ये मैंने लिवा लिया, ये 2 ये 3 मैंने हटा लिया, तो अब इस पे कितना रहेगा? चारों पे हाफ रहा था, अब इस पे कितना रहेगा? 1/4 रहेगा कि नहीं? इंटू 1/4 तो कितना होगा? 1/8। मतलब जैसे कि मैंने प्रिमिटिव के अंदर मैंने आपको बताया था कि 8 आटम 8 कॉर्नर पे रहते हैं, लेकिन वो 8 आटम नहीं है, वो एक आटम है। अगर उसको कैलकुलेशन करके हम देखेंगे एक आटम, क्यों? देखो यहाँ पे एक जो कॉर्नर पे एक आटम अगर यूनिट सेल का रहता है तो उसका 1/8 पार्ट, एक आटम का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको यूनिट सेल हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हम जाने थे कि 8 कॉर्नर पे रहते हैं आटम। जैसे कि मैंने बताया एक यूनिट सेल पे अगर एक कॉर्नर पे एक आटम रहता है तो उसका 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर है। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 8 आटम इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा 1, मतलब एक आटम इसके अंदर है। समझ रहे हो के बात? अब कॉर्नर चला गया। कॉर्नर के बाद में अब हम देखेंगे अगर एक आटम है जो कि एज पे खड़ा हुआ है, एज पे है, उसी तरह मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा, थोड़ा फास्ट करते हैं।
सॉरी हो रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये हो गए 4 यूनिट सेल। ये जो है ये 1 यूनिट सेल, ये वाला एक, ये एक, ये 4 यूनिट सेल हो गए। इसके अंदर मुझे रखना है एज पे। मान लो यहाँ पे ये है एक एज, मैंने यहाँ पे रख लिया ना। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसके अंदर नहीं, यहाँ पे छोड़ो, सॉरी यहाँ पे छोड़ो, आपको यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ जो बीच हो, चारों के बीच के जो एज है ना, ये एक है, ये वाला एक, ये एक, ये एक, इन चारों यूनिट सेल के बीच पे आपको एक रखना है। पूरा सेंटर पे नहीं, पूरा सेंटर पहले कॉर्नर पे रखे थे, लेकिन यहाँ पे रखना है, एज पे रखना है। तो इसको अगर मैंने इसको काट लिया, तो इसके अंदर कितने बचेंगे? हाफ बचेंगे। अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन भी काट लेता हूँ तो इसके अंदर कितने बचेंगे? 1/4। वो जो आटम है, होल आटम का 1/4। अगर आपको क्वेश्चन पे पूछता है, अगर मैंने इफ आटम इज प्लेस्ड इन ए यूनिट सेल एट द एज सेंटर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ आटम इन द यूनिट सेल? तो आप बोलेंगे 1/4। अगर पूछेगा कि मैं इसे चारों एज पे, चारों एज, चार नहीं और ऐसा पूछ ले, हाँ चलो चारों एज पे मैंने 4 आटम रख लिए, तो उस पे नंबर ऑफ आटम उस यूनिट सेल पे कितना है? आपको क्या करना है, एक एज पे है 1/4, 4 एज पूछा है तो आपको 4 मल्टीप्लाई करना है, 1 होगा। ऐसे दे दिया। अगर 8 एज पे रखा, 1/4 इंटू 8 तो होगा 2 आटम रहेंगे। अच्छा, एज पे आपको समझ पे आ गया होगा एज वाले पे क्या होता है। एज के बाद फेस पे, फेस क्या है? एक फेस है, ये एक फेस है। मान लो कि ईंटें है, ईंटे के अंदर 6 फेसेस आते हैं, तो यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ। ये मान लो एक यूनिट सेल है, ओके, ये एक यूनिट सेल। मैं यहाँ पे एक इस फेस पे, जो आगे वाला जो फेस है उसके अंदर एक आटम रखा। अब देखो ये आटम पूरा सेंटर पे नहीं है, ये एक यूनिट सेल है ना, ये मैं एक यूनिट सेल लेता हूँ। के अंदर ये जो आटम है पूरा बॉडी सेंटर पे नहीं है, ये क्या है, इसके आगे, मान लो इसके आगे ऐसा ही एक यूनिट सेल है, तो आपको क्या करना है, उसको कट करके आप देख रहे हो हाफ पार्ट, आधा पार्ट, समझने की कोशिश करो, एंड तक देखो, आपको पूरा समझ पे आ जाएगा। आधा पार्ट आपको दिख रहा है, समझे ना, कि यहाँ पे जो है मैं एक यूनिट सेल लिया हूँ जिसके अंदर वो एक आटम रखा हूँ जो कि फेस पे है। फेस पे होने के चलते वो पूरा मतलब सेंटर पे नहीं है, उसके आगे में एक ऐसा यूनिट सेल, आप इमेजिन करो, 3D चैप्टर है ना, थोड़ा इमेजिनेशन तो रखना पड़ेगा। एक यूनिट सेल है जिसको मैंने काट लिया, तो यहाँ पे क्या है, 1/2 इसके अंदर जो है रहा आटम, एक आटम का हाफ पार्ट रहा। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आटम इन ए यूनिट सेल। अच्छा देखो, आपको इतना तक समझ पे आ गया होगा। अब चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं एक आपको सॉल्व कर दूंगा, पहले वाला एक सॉल्व कर दूंगा, और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो आप पॉज करके कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। तो मेरा जो आपके लिए पहला क्वेश्चन रहेगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन रहेगा, एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 elements P and Q. The compound crystallizes in cubic arrangement. वो कंपाउंड क्रिस्टलाइज कर गया क्यूबिक अरेंजमेंट इन which P atoms occupy the corner
and Q occupy the face center. What is the फॉर्मूला? यहाँ पे इसका फॉर्मूला पूछा है। देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन पूछेंगे वो आप पॉज करके सॉल्व करना, उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। उसको आपको थोड़ा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स P एंड Q। दो एलिमेंट से ये बना हुआ है कंपाउंड क्रिस्टल। वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज कर गया, जिसके अंदर हमें क्यूबिक अरेंजमेंट दिखा। तो फिर उसके बाद में पूछा कि इन व्हिच पी आटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर पे ऑक्यूपाई किया, और जो क्यू आटम है वो ऑक्यूपाई किया द फेस सेंटर। व्हाट इज द फार्मूला पूछेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आप अगर देख चुके हो क्वेश्चन लिख चुके हो तो अब मैं ये वाला रॉप करना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो P है वो कर्नर पे अरेंजमेंट। देखो 8 कर्नर्स हमारे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ आटम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर कर्नर पे एक आटम रहा तो उसका 1/8 एक यूनिट सेल के अंदर उसका 1/8 पार्ट आता है। तो यहाँ पे 8 कर्नर दिया है कि P आटम हर कर्नर पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ आटम P टू द यूनिट सेल क्या होगा 1/8। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर एक कर्नर पे होता है तो उसका 1/8 पार्ट जिसके अंदर आता है, और 8 कर्नर्स होते हैं तो इंटू 8 ये हो गया 1। समझ पे आ रहा है। अब देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ P आटम, जो कि बताया था क्वेश्चन पे। जो Q आटम है वो क्या हो, हर फेस पे ऑपोजिट फेसेस पे रहता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ आटम Q टू द यूनिट सेल, कि आटम Q क्या है, फेस पे रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि फेस के अंदर अगर एक आटम रहता है तो उसका हाफ पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या करें, 6 फेसेस हैं, ऑपोजिट फेसेस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मैंने आपको क्या बताया था, एक रहेगा कर्नर पे तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में जो है ऑपोजिट फेसेस, ईच ऑपोजिट फेसेस पे पार्टिकल्स रहेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंटू 6 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये क्या है P, ये P है ना, ये लिखेंगे PQ3। ये है आंसर, ये होगा आपका आंसर PQ3, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है P का 1 है और जो Q आटम का कंट्रीब्यूशन है वो 3 है। तो यहाँ पे जो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा वो PQ3 होगा। समझ पे आ रहा होगा, कॉपी कर लिया बस। समझ पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं मुझे। ओके, ये जो अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उस पर आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको खुद सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इन FCC अरेंजमेंट, FCC क्या समझ रहे हो, फेस सेंटर्ड, इसको बोला जाता है फेस सेंटर्ड। इन फेस सेंटर्ड arrangement of A and V atoms, A atom occupy the corners and B atom occupy
the phase centers of the unit cell. One of the फिर पूछा one of the corners in which in each unit cell, sorry, each unit cell remains vacant. तो उसके बाद में व्हाट इज द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो मैं समझा देता हूँ कि एक फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है जिसके अंदर जो है दो आटम से, पहले क्वेश्चन पे मैंने दिया था पी क्यू कुछ भी पूछ सकता है, ए और बी आटम से बना हुआ है, जिसके अंदर ए आटम है वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई द कर्नर, मतलब कर्नर को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो बी आटम ऑक्यूपाई द फेस सेंटर, फेस के जो सेंटर हैं वहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन उसके बाद में एक ट्विस्ट पूछा क्वेश्चन में कि वन ऑफ द कर्नर इन ईच यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के जो कर्नर है वहाँ पे क्या है, वैकेंट है, एक वैकेंट है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं थोड़ा तब तक थोड़ा इंक भर लेता हूँ। सॉल्व कर रहे हो आप, थोड़ा सा बस इंक भर लेता हूँ। ओके मैं सॉल्व करूँ, देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे क्या है आंसर, इसका आंसर क्या होने वाला है, कंट्रीब्यूशन। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था कि इसका लिखने का स्टाइल वही रहेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ आटम ए टू द यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ आटम ई, वो मैं नहीं लिखूंगा, लिख लेना वो। ए के लिए देखो ए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछा कि कर्नर पे है, लेकिन वहाँ पे उसके बाद में पूछा वन ऑफ द कर्नर इन ईच यूनिट सेल रिमेन वैकेंट। तो 8 कर्नर्स हमारे पास होते हैं। अब क्या, एक कर्नर अगर वैकेंट रहेगा तो हमारे पास 7 बचे ना, लेकिन जो कर्नर पे रहता है हम पहले से जानते हैं 1/8 पार्ट उसका एक यूनिट सेल के अंदर आता है। तो यहाँ पे 1/8 × 7 होगा कि नहीं, 7/8। अगर बी का मैं मान लूँ, बी का यहाँ पे क्या है, फेस सेंटर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया कि अगर फेस पे एक आटम रहता है तो उसका हाफ पार्ट आपका आता है एक यूनिट सेल के अंदर, हाफ × 6 मतलब 3, ये हो गया। अब फार्मूला ऑफ द कंपाउंड A:B लिखेंगे, 7/8 = 3। इसको अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो A7 B24। यहाँ पे मैंने 8 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा 7:24 होगा कि नहीं। 7:24 अगर हुआ तो सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड A7B24, ये होगा आपका आंसर। जिनके भी आंसर सही हैं वो खुश हो जाएं, जिनके नहीं हैं वो और देखें। मैं इसके बाद में और एक क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि इससे थोड़ा हटके है, लेकिन वो भी ट्राई करोगे तो हो जाना चाहिए। अगर आप 11th पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो वो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अगर 11th पे गलती कर गए होगे तो वो तो नहीं होने वाला है। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए वो क्या है, इन यूनिट सेल, ए यूनिट सेल consist of a cube in which there are anions Y at the corner and cation X at the centers of alternate face of a unit cell. What is the simplest formula?
व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। इसका आंसर वीडियो को पॉज करके जल्दी से बता दो कमेंट पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे, जहाँ पे आप बता सकते हो बता दो बस। देखो मैं ये अब करने वाला हूँ। देखो आंसर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक फंडा है, यहाँ पे मैंने आपको कोई भी आटम नहीं देखे, काटायन दे दिया, आनायन दे दिया। कोई यहाँ पे एक नर्वस आ रहा होगा कि पहले काटायन लिखूं या फिर पहले आनायन। अब देखो जो भी है कॉमन सेंस मान लो, जो भी आयोनिक कंपाउंड है, ये आयन है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया आनायन काटायन हुए तो आयन से। आयोनिक कंपाउंड के अंदर हम सोडियम क्लोराइड देख लो, कॉमन सॉल्ट, वहाँ पे क्या होता है सोडियम Na+ फास्ट आता है, फिर आता है Cl-। Na+ हो गया काटायन और Cl- हो गया आनायन। तो यहाँ पे हमें काटायन पहले लिखना है, X पहले आएगा, उसके बाद में Y आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि X आ जाता है S को लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, फंडा है कि काटायन आगे आता है फिर आता है आनायन आता है। फार्मूला लिखेंगे ना, केमिकल नेम लिखेंगे, सिंपलेस्ट फार्मूला पूछा है तो हमें ऐसे थोड़ी ना है। अगर मैं यहाँ पे दे देता आनायन X और काटायन Y, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं X आगे लिख देंगे फिर Y, नहीं ऐसा नहीं होता है, काटायन पहले आएगा उसके बाद में आनायन। क्वेश्चन में क्या दिया है, यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच देयर आर anions Y आर द कॉर्नर। कॉर्नर तो कंट्रीब्यूशन ऑफ आटम Y टू द यूनिट सेल 1/8 इंटू 1/8 इंटू 8, तो ये हो गया 1। अगर X का मैं देखूं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ आटम X टू द यूनिट सेल एट द सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस के सेंटर पे है, तो इसका क्या होगा 1/2 इंटू 6, इतना होगा 3 होगा। तो इसका आंसर फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला X3Y, ये होगा इसका आंसर, सिंपलेस्ट फार्मूला। देख लो जिनके सही हैं वो तो समझ गए हैं, जिनका नहीं है वो बस फिर से जाके लेक्चर को पहले से देखें। नहीं, वो जो मैंने बताया था कि कॉर्नर पे कितना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आटम, उसको फिर से देखें और फिर से ट्रायल करें क्वेश्चंस खुद से समझने की। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप वो भी सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो मुझे भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर। अब देखो एक और क्वेश्चन है जिसका मैं आज हम आंसर नहीं बोलेंगे, अगले लेक्चर पे इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखना बस। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मेटालिक गोल्ड crystallizes in face centered lattice. Metallic gold crystallizes in face centered lattice. What is the number of unit cell in 2 ग्राम ऑफ गोल्ड? ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 2 ग्राम गोल्ड? देखो यार, आपको गोल्ड का एटॉमिक मास तो याद रहेगा, Au का एटॉमिक मास 197 होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, आप इसको अगले लेक्चर पे मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, या फिर वही जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसके वहाँ से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन दिया है कि गोल्ड का एक गोल्ड है, गोल्ड जो है क्रिस्टल कर गया, उसके अंदर जो है फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट हमें दिखा, लेकिन गोल्ड का जो एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था 197, जिसके अंदर जो है 2 ग्राम सिर्फ गोल्ड क्या करे फेस सेंटर पे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल, इसके अंदर कितने यूनिट सेल आएंगे। क्वेश्चन उससे थोड़ा हटके है, लेकिन मैं क्यों दिया हूँ, क्योंकि आप बुक जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज और भी कुछ नॉलेज मिल सकते हैं। मुझे जो भी समझ में नहीं आया वो कमेंट्स पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसको पिक करूँगा, 1-2 दिन पे उसको ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। तब चलो, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आटम हो गया, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने बता लिए। अब चलो एक और चैप्टर जो कि है रिलेशनशिप। देखो स्पेस लैटिस हमने पढ़ लिया और उसके बाद में क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिया। अब एक और बात बीच में एक चैप्टर आता है जो कि होता है ब्राविस लैटिस,
देखो ब्राविस एक साइंटिस्ट है, वो क्या बोले, इस हर तरह पे ऐसे सिंपल सा ऐसे क्यूब ऐसे फेस नहीं होता है, वहाँ पे कुछ अलग होता है, उसके अंदर भी उसका डिवीजन करना पड़ता है। उन्होंने पॉइंट आउट किया 14 टाइप के होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन हमारे बोर्ड पे ये सब नहीं होता है। यहाँ पे जो नीचे है ना, नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 14 टाइप के ब्राविस लाटिस दिख रहे होंगे। ये 14 टाइप के ब्राविस लाटिस आपको बस याद नहीं रखना है, बस आपको एक बार देख लेना है कि ये 14 टाइप के ऐसे होते हैं। ये नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर सारे ब्राविस लाटिस दिखते हैं, मतलब यूनिट सेल, सब यूनिट सेल। एक ऐसा ब्राविस लाटिस क्रिस्टल सिस्टम बताओ जिसके अंदर सारे ब्राविस जो चारों टाइप के यूनिट सेल हैं। ऐसा एक उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि ऑर्थोरम्बिक जो है क्रिस्टल सिस्टम, उसके अंदर जो है चारों टाइप के यूनिट सेल आपको दिखते हैं। वो एक सर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम बताओ जिसको अंदर हमें चारों टाइप का यूनिट सेल पा सके। उसका आंसर है ऑर्थोरम्बिक। सबको याद रखना है, जैसे ये सब पिन पॉइंट आंसर है। बस आपको एक मार्क के लिए आपको एकदम बुक खोलना पड़ेगा।